लास्ट लेक्चर में हम कवकों में लैंगिक जनन के बारे में कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो लैंगिक जनन है कवकों में, उसमें 3 चरण होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कारियोगैमी और मियोसिस। तो हम लोग तीसरा जो चरण है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन वो कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, इसमें एक संयुक्त केंद्रक होता है जो कि द्विगुणित होता है और इस द्विगुणित संयुक्त केंद्रक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है, जिनको हम पुत्री केंद्रक के नाम से जानते हैं। अब 2 चरण हैं, कारियोगैमी और मियोसिस। अब इनके बीच में कोई अंतराल होता है या नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न कवकों की। तो निम्न कवकों की अगर अपने बात करें तो इसमें क्या होता है, जो कारियोगैमी और मियोसिस है उसके बीच में समय का अंतराल होता है। अब इस समय के दौरान होता क्या है, जो द्विगुणित संयुक्त केंद्रक है वो इस समय के दौरान विश्राम करता है। अब विश्राम क्यों करता है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत होती हैं, प्रतिकूल होती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है और जो परिस्थितियां हैं वो शुष्क होती हैं, इसका मतलब जल की कमी होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो संयुक्त केंद्रक है द्विगुणित, वो अर्धसूत्री विभाजन नहीं करता है, फिर वो विश्राम अवस्था में चला जाता है और विश्राम बीजाणु के रूप में रहता है। अब इस विश्राम बीजाणु को अलग अलग वर्गों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। oomacetes वर्ग के अंदर इस विश्राम बीजाणु को oospore कहा जाता है और जाइगोमाइसिटीज में इस विश्राम बीजाणु को जाइगोस्पोर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब प्रतिकूल परिस्थितियां खत्म हो जाती हैं, फिर अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, तापमान सामान्य हो जाता है और इसके अलावा जो जल है वो उपलब्ध हो जाता है, नमी आ जाती है, तब उस परिस्थिति में जो संयुक्त केंद्रक है, या हम कह सकते हैं कि जो विश्राम बीजाणु है, इसके अंदर जो संयुक्त केंद्रक होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है, जिनको हम पुत्री केंद्रकों के नाम से जानते हैं। तो ये है निम्न कवकों में अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद उच्च कवकों की अगर अपने बात करें तो उच्च कवकों में कारियोगैमी और मियोसिस, इन दोनों के बीच में कोई भी अंतराल नहीं होता, ना तो समय का अंतराल होता है ना ही स्थान का अंतराल होता है। तो फिर होता क्या है, जो द्विगुणित संयुक्त केंद्रक है जैसे ही ये बनता है, इसमें तुरंत ही अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे अगुणित केंद्रक बनते हैं और हर एक अगुणित केंद्रक से एक बीजाणु का निर्माण हो जाता है। अब इस बीजाणु को अलग अलग वर्गों में अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर अपने बात करें एस्कोमाइसिटीज की, तो इस वर्ग में इसको एस्को बीजाणु के नाम से जाना जाता है। और अगर अपने बात करें बैसिडियोमाइसिटीज की, तो इसमें इसको बैसिडियो बीजाणु के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। तो एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, इसमें एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं एस्कस। अब एस्कस का निर्माण होता है, इसी वजह से एस्कोमाइसिटीज के जो कवक हैं उनको सैक फंजाई कहा जाता है या थैली कवक कहा जाता है, क्योंकि उसमें थैलीनुमा संरचना एस्कस का निर्माण होता है। अब ये एस्कस जो है ये एक बेलनाकार संरचना होती है और इसमें कुल 8 एस्को बीजाणु होते हैं। 8 एस्को बीजाणु हैं। अब ये एस्को बीजाणु इस एस्कस के अंदर बन रहे हैं, इसलिए इनकी जो उत्पत्ति है वो अंतर्जात होती है। तो एस्को बीजाणु अंतर्जात उत्पत्ति के माने जाते हैं। एस्को बीजाणुओं के अलावा इनमें जो बचा हुआ जीव द्रव्य है उसको एपिप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये एस्कस है जिसके अंदर एस्को बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब ये जो एस्कस है वो बनती कैसे है, इसका विकास कैसे होता है, तो वो हम लोग अब आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा एस्कस का विकास। तो 2 प्रकार का विकास जो है एस्कस का वो देखने को मिलता है हमें। एक तो है प्रत्यक्ष विकास और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विकास। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विकास की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक स्वतंत्र कोशिका का निर्माण होता है, इसलिए इसको स्वतंत्र कोशिका निर्माण विकास के नाम से भी जाना जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष विकास की अगर अपने बात करें तो इसमें एक क्रोशिया के समान एक संरचना का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्रोशिया निर्माण विकास के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग इनको एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विकास की। तो प्रत्यक्ष विकास में क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस्कस का
जो विकास है वो कहां से होगा? तो एस्कोमाइसिटीज में जो द्विकेंद्रक अवस्था है उसको बोला जाता है एस्कोजिनस या एस्कोजनित तंतु या एस्कोजनित कवक तंतु। तो एस्कोजनित कवक तंतु की हर एक जो कोशिका है वो द्विकेंद्रकीय होती है। अब इस एस्कोजनित कवक तंतु की जो शीर्षस्थ कोशिका होती है, इस कोशिका से ही जो एस्कस है उसका विकास होना है। अब होता क्या है, ये जो शीर्षस्थ कोशिका है ये फूल जाती है और फूलने के बाद इसका नाम परिवर्तित हो जाता है। अब इसका नाम हो जाता है एस्कस मात्र कोशिका। अब इस एस्कस मात्र कोशिका के अंदर दो केंद्रक होते हैं। अब दोनों के दोनों जो केंद्रक हैं वो आपस में संलयन करते हैं और इस प्रक्रिया को बोला जाता है केंद्रक संलयन या कार्योगैमी। तो दोनों केंद्रक आपस में संलयित होकर एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं संयुक्त केंद्रक या सिनकार्योन। अब इस संयुक्त केंद्रक के अंदर अगला जो चरण है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन का। तो जब एक द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कुल 4 अगुणित पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है और उसके साथ साथ जो एस्कस मात्र कोशिका है वो कुछ लंबी हो जाती है। अब कुल 4 केंद्रक हैं। अब हर एक केंद्रक में क्या होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं। तो कुल कितने केंद्रक हैं यहाँ पे? 4। तो इसका मतलब एक एक समसूत्री विभाजन अगर हर एक केंद्रक में होता है तो कुल कितने पुत्री केंद्रक बनेंगे? 8 पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो प्रत्येक केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार से कुल 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अब हर एक केंद्रक क्या करता है, अपने चारों ओर कुछ कोशिका द्रव्य एकत्रित कर लेता है और अपने चारों ओर एक भित्ति का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से हर एक जो केंद्रक है वो एस्को बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से कुल 8 केंद्रक थे, तो 8 के 8 केंद्रक जो हैं वो एस्को बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक एस्कस के अंदर कुल 8 एस्को बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा जो एस्कस मात्र कोशिका थी वो और ज्यादा लंबी हो जाती है और पूर्णतया विकसित एस्कस में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा जो एस्को बीजाणुओं के अतिरिक्त बचा हुआ कोशिका द्रव्य है या जीव द्रव्य है उसको हम एपीप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो ये है प्रत्यक्ष विकास एस्कस का। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एस्कस है उसका अप्रत्यक्ष विकास कैसे होता है। तो इसमें क्रोशिये के समान एक संरचना का निर्माण होगा जिसको हम क्रोजियर सेल या क्रोशिया कोशिका के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी एस्कस का जो विकास है वो एस्कोजिनस हाइफा यानी कि एस्कोजनित जो कवक तंतु होगा उसकी शीर्षस्थ कोशिका से होगा। एस्कोजनित कवक तंतु जो है वो द्विकेंद्रक अवस्था होती है एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों के अंदर। एस्कोजनित कवक तंतु की प्रत्येक कोशिका द्विकेंद्रकीय होती है। इसमें हर एक कोशिका के अंदर 2-2 केंद्रक पाए जाते हैं। अब इसकी जो शीर्षस्थ कोशिका होगी उसमें भी 2 केंद्रक होंगे और इस शीर्षस्थ कोशिका से ही एस्कस का विकास होगा। अब ये जो शीर्षस्थ कोशिका है ये हुक नुमा हो जाती है, मुड़ जाती है, हुक की तरह मुड़ जाती है ये, अब यानी क्रोशिया के समान हो जाती है। तो इस कोशिका को बोला जाता है क्रोजियर सेल या क्रोशिया कोशिका। अब इस क्रोजियर सेल या क्रोशिया कोशिका के अंदर 2 केंद्रक हैं। हर एक केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होगा। तो इस तरह से कुल 4 केंद्रक बन जाएंगे और उसके बाद पट्ट का निर्माण हो जाएगा। पट्ट का निर्माण इस तरह से होता है कि कुल 3 कोशिकाएं बनती हैं जिनमें से 2 कोशिकाएं एक केंद्रकीय होती हैं और एक कोशिका जो है वो द्विकेंद्रकीय होती है। अब अगर अपने बात करें तो जो शीर्ष वाली कोशिका है जब हुक मुड़ता है तो उसके शीर्ष पर जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं अल्टीमेट सेल या अल्टीमेट कोशिका। उसके बाद जो कर्व पर यानी कि मुड़े हुए भाग पर जो कोशिका होती है उसको एस्कस मात्र कोशिका के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसी कोशिका से एस्कस का आगे विकास होगा। इसका एक और नाम है पेनल्टीमेट सेल या पेनल्टीमेट कोशिका। और उसके बाद जो आधार पर कोशिका होती है उसको बोला जाता है एंटी पेनल्टीमेट सेल या आधारीय कोशिका या एंटी पेनल्टीमेट कोशिका बोल देते हैं इसको। तो इन दोनों में से जो अल्टीमेट कोशिका है और एंटी पेनल्टीमेट कोशिका है ये दोनों की दोनों कोशिकाएं एक केंद्रकीय होती हैं, जबकि जो एस्कस मात्र कोशिका है या पेनल्टीमेट कोशिका है ये द्विकेंद्रकीय होती है और इस द्विकेंद्रकीय कोशिका से ही आगे एस्कस का विकास होता है।